अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील के साथ मैं हूं नज़ाहत खान और मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे सैलाब से मुतासरा बलोचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बताएंगे आपको, जहां बारिशें मजीद तबाही मचा सकती हैं। ईरान में बारिशों का सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल होने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। गवादर में माहीगीरों के समंदर में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कौन कौन से ऐसे अजला हैं जो मुतासिर हैं, ये हम जानेंगे मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट में। बारिशें मचा सकती हैं मजीद तबाही। बलूचिस्तान में एक और अलर्ट जारी कर दिया गया। ईरान से बारिश बरसाने वाले बादलों का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। आज से तूफानी बारिशें होने की पेशनगोई भी कर दी गई। दरियाए नाड़ी और दीगर नदी नालों में पहले ही शदीद तुग़यानी है। पशीन के सैलाबी रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जो गाड़ी से उतरकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। ये मनाजिर भी पशीन के इलाके खानोज़े के हैं, जहां बारातियों से भरी वैन 3 घंटे तक रेले में फंसी रही। मकामी अफराद ने रेस्क्यू से खींचकर वैन को बाहर निकाला। इतलात के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मूसा खेल में कौमी शाहराह का हिस्सा सैलाबी रेले की नज़र हो गया। दीगर की सड़कें भी मुतासर होने की इतलात हैं। PDMA ने पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। गवादर ज़िली इंतज़ामिया ने माहीगीरों को आज रात और कल समंदर में जाने से रोक दिया है। आसिम खान, समा, कोयटा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन है? तहरीक इंसाफ की 8 माह की हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, डार साहब ने अपनी हिकमत अमली के तहत डॉलर को आर्टिफिशली पेग किया हुआ था और डॉलर को रुपए को इस्तेकाम देने के लिए वो डॉलर मार्केट में फेंकते थे। जब फॉरेक्स रिजर्व्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो सिर्फ 2 हफ्ते के रह चुके थे। इन हालात में इस बिगड़ी हुई सूरत हाल से तहरीक इंसाफ को 2-4 होना पड़ा और तहरीक इंसाफ अब उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। अब असद उमर साहब हो या कोई और जिम्मेदार हो, रातों रात चुटकी बजा के तो सारे मसाइल हल कर नहीं सकते। बतदरीज वो इक़दामात उठा रहे हैं जिन इक़दामात से मईशत में ठहराव आना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो गया है। सर इंशाअल्लाह एक टाइम लैग होता है, उस टाइम लैग के बाद आप देखेंगे आपकी बरामदात में भी इजाफा होगा, आपकी मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स का भी एक रुझान आ रहा है और जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो उसका बेरोजगारी जो है उसको कम करने में वो अपना किरदार अदा करेंगी। ये चैलेंज है, हमें साबका हुकूमत से विरसे में मिला है। इंशाअल्लाह इस चैलेंज पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है और अल्लाह मदद करेगा, हम इस पर काबू पा लेंगे। सर, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हर मसले का हल हुकूमत को गिराना समझते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? शाम को आए तो मैं क्या करूं? अगर हुकूमत गिराना हर मसले का हल होता तो फिर कोई हुकूमत चल सकती नहीं। देखिए, अर्ज ये है, डेमोक्रेसी में एक तरीकाकार है। आप इलेक्शन करवाते हैं, लोगों से राय लेते हैं, लोग अपने वोट के जरिए अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हैं। 2018 में लोगों ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को मौका दिया हुकूमत बनाने का, हुकूमत चलाने का। अब 5 साल आप इंतजार कीजिए। जैसे पिछली ऑपोजिशन को 5 साल इंतजार करना पड़ा, उससे पिछली ऑपोजिशन को 5 साल इंतजार करना पड़ा। 5 साल के बाद हम अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे और फिर अवाम फैसला करेगी और जो अवाम फैसला करेगी खुले दिल से कबूल करेंगे। देखिए, नैब मेरी नजर में एक खुद मुख्तार इदारा है, वो हुकूमत के ताबे नहीं है। हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको दबाव में नहीं ला सकते, वो हमारी मर्जी के फैसले भी नहीं करेगा। नैब ने अपने फैसले करने हैं और खुद मुख्तार है। हमारी तवक्को ये है कि नैब
करप्शन के तदारुक में हमारी मदद करे। करप्शन का तदारुक तहरीक इंसाफ के एजेंडे का एक अहम सुतून है। हम चाहते हैं करप्ट अनासिर चाहे वो किसी जमात से हों, उनकी बेखनी होनी चाहिए और इस तबका जो पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचा चुका है उसका एहतसाब होना चाहिए। नैब से कौम तवक्को करती है वो बग़ैर रियायत के, बग़ैर दबाव के करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। इंडिया जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, ये कोयटा चमन धमाके जो हैं ये भी, इसमें भी हमें लगता है कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया मुलव्वस है। इंडिया में जब कुछ होता है तो वो शोर बजा देते हैं और हमारा जीना हराम कर देते हैं, हम पर हमले भी करते हैं। इस दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आलमी सतह पर कोई नज़र नहीं आ रही मूवमेंट हमें कि जी इंडिया हमारे बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है, अगर हिंदुस्तान या भारत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना। हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नंबर नहीं टांकने, हमने दिखावे की बातें नहीं करनी, हमने तहकीक करनी है। और तहकीक पे हमने इस नतीजे पे पहुंचना है कि जो अलमनाक वाक़या कोयटा में हुआ है जिसमें मासूम लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं और हज़ारा कम्युनिटी जो है जो बहुत वहाँ बड़ी अच्छे लोगों पर मबनी है, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मेहनती लोग हैं, उनको गाए बगाए निशाना बनाया जाता है। देखना ये है कि क्या इस दहशतगर्दी के पीछे फिरकावारियत है, क्या इस दहशतगर्दी के पीछे कोई बैरूनी हाथ है। तहकीक के बाद हम बात करेंगे, हम भारत का रवैया नहीं अपनाएंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भारत की मुमकिन जारियत पर आलमी दुनिया को पैगाम दिया था। अब बताइएगा सर कि क्या खतरा अभी तक मौजूद है और आलमी तरफ मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, उनका आगाज हो चुका है। ये मरला मुकम्मल होगा 19 मई को। 19 मई तक हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है जल्द चाइना के दौरे में रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? वो दौरा जो है पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सकता है? जी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म 2 मुमालिक का दौरा करने वाले हैं। पहले वो तशरीफ़ ले जाएंगे ईरान, हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात और पुरअमन उनके साथ एक बॉर्डर मेंटेन करना पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान के मफाद में भी है, नंबर 1। और उसके बाद वो फिर 25 तारीख को तशरीफ़ ले जाएंगे चीन। चीन में सदर शी जिनपिंग ने उनको दावत दी है बतौर मेहमान ख़ास। वो जो बेल्ट एंड रोड फोरम है उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें वो शिरकत फरमाएंगे और उनका एक की नोट एड्रेस भी होगा। तो वो मेहमान ख़ास होंगे, वहाँ खिताब भी करेंगे और उसके साथ साथ चीन की क़यादत के साथ मुज़ाकरात भी होंगे। और इंशाअल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ। जापान भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर है और इंशाअल्लाह ईरान, जापान और चाइना के 3 अहम ममालिक के साथ हमारे अगले चंद दिनों में हमारा इंटरेक्शन होना है। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने जो खारजा अमूर के हमारे जो अहदाफ हैं हम उनको हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों ममालिक के साथ हमारे अच्छी नशिस्तें होंगी। बिलावल ने सिंध मार्च किया, पंजाब मार्च करने का ऐलान किया, क्या मैसेज देंगे? ये उनका सियासी हक है, वो ट्रेन मार्च करें, सिंध मार्च करें, पंजाब आएँ, हम उन्हें ये उनका सियासी हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। ये उनका फैसला है, वो जो मुनासिब समझते हैं वो करें, ये उनका सियासी हक है। आपने बयान दिया कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत होनी चाहिए, उधर इंडिया में दिया कि मोदी को जीतना चाहिए। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर किसी वज़ीर आज़म को इस तरह के बयान देने चाहिए? पहली बात यह है कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया और एक लॉबी ने किया। हमारा ना अफगानिस्तान के मामलात के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इरादा है, ना हमने दी है।
हम तो एक फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम तो अमन के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को तक़वियत दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तान की आवाम ने करना है, भारत की आवाम ने करना है। जिसको वो वोट देंगे, जिसको मुंतखब करेंगे, जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी और पाकिस्तान से इंगेज करना चाहेगी तो पाकिस्तान इंगेजमेंट के लिए तैयार होगा। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली तो गाय बगाई होती रहती है और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। सर, सूबे का मामला बिल्कुल ही जो है ना वो ठंडा पड़ गया, बल्कि सेक्रेटेरिएट का मामला भी ठंडा पड़ गया। इस हवाले से क्या आपकी नज़र में ठंडा पड़ गया होगा, मेरी नज़र में ठंडा नहीं पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक अहम हमारा पुख्ता इरादा है, हमारा अज़्म है और इस पे इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। हमें इल्म है कुछ कुव्वतें हैं जो कुछ पोरस के हाथी हैं जो इस मसले में रुकावट डालना चाहते हैं और खलल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है कि जनूबी पंजाब को उसका तशख़्ख़ुस मिले। देखिए, तालिबान के साथ मुज़ाकरात अमेरिका के हो रहे हैं, कई नशिस्तें हुई हैं और कल है गालिबन 15 तारीख, तो अगली नशिस्त 15 को दोहा में मुतवक्के है। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, हम मावनत कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये नशिस्तें जो हैं ये नतीजा खेज साबित हों और ये जो प्रोसेस है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। मंतकी अंजाम क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी आरजू है, हमारी कोशिश है। अब ये मसला पेचीदा है, ये कभी आसान ना था ना है। रखना अंदाजी होती रही है, होती रहेगी। रुकावटें डालने वाले मौजूद हैं, स्पॉयलर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद हमने अल्लाह पे भरोसा किया है और हमारी नीयत नेक है। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है, वहाँ बेहतरी आए, वहाँ अमन आए, वहाँ इस्तेकाम आए, वहाँ खुशहाली आए। बहुत शुक्रिया जी भाई। पाकिस्तान जो है क्या ये खबर सही है? अगर सही है तो क्यों नहीं करेगा? और देखिए, ये एक प्रोसेस है जो अफगान मुख्तलिफ फैक्शंस ने बैठकर तय करना है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। हमने आपस में कोई मसला हल करना है, राजीनामे की तरफ बढ़ना है, तो वो करेंगे ना। बाहर के लोग तो फैसला नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के लोग ही करेंगे। पाकिस्तान तो बहसियत एक दोस्त के मावनत कर सकता है, फैसला अफगानों ने करना है और हमारी दुआ है कि वो अच्छा फैसला करेंगे। थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा शाहरुख ने आलम कॉलोनी में वाटर फिल्टर प्लांटेशन के हवाले से इफ्तिताह पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका इस मौके पर उन्होंने कोयटा में होने वाले अलमनाक वाक़े पर इजहार अफसोस किया हज़ारा कम्युनिटी से। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं अगर इमरान खान के होते हुए सर्कुलर ट्रेन ना चली तो क़यामत तक न चल सकेगी। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सर्कुलर रेलवे जो है अभी तक उसका ना कोई डिज़ाइन बना है, ना उसकी फिजिबिलिटी हुई है। मैं झूठा सियासतदान नहीं हूँ कि मैं नंबर टांगने के लिए अगर सर्कुलर रेलवे अब शेख रशीद और इमरान खान की मौजूदगी में ना बनी ना तो ये क़यामत तक नहीं बन सकेगी। सिंध गवर्नमेंट जिस दिन कह दे कि हमारे पास ये डिज़ाइनिंग और इसकी फिजिबिलिटी हो गई है, जो इलाका खाली रह गया है हम सिंध हुकूमत को खाली करा देंगे, लेकिन हमारे साथ खड़ी हो। मैंने तो ना फिजिबिलिटी बनानी है, ना मैंने उसका डिज़ाइन करना है, ना मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं सियासी आदमी हूँ। मैं मर तो सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। 9 साल से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। यहाँ आपको बताएं कराची वालों को भी सरकारी नौकरियां मिलेंगी। पेश गोइयां करने वाले वजीर रेलवे शेख रशीद ने खुशखबरी सुना दी। कितनी नौकरियां हैं, मेरिट कैसे पूरा होगा, तफसील जानेंगे फैसल खान से। फैसल बताइएगा, ये बड़ी खुशखबरी है वजीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से दी गई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वजीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से ऐलान किया गया है कि कराची डिवीजन के लिए वो रेलवे में 1600 नौकरियां मेरिट पर देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ऐलान भी किया कि M1 ML1 जो मंसूबा है उसका पूरा ढांचा 1861 के बाद अब तब्दील किया जा रहा है और उसके तब्दील करने के बायस
तकरीबन 1.5 लाख के करीब नौकरियां रेलवे में फराहम की जाएंगी, ऐसा दावा किया शेख रशीद ने। और कराची वालों के लिए जहां बुरी खबर है कि सर्कुलर रेलवे मुश्किल में है, लेकिन दूसरी खबर, अच्छी खबर यह है कि अब उनको नौकरियां मिलने जा रही हैं। जी ठीक है फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में जाइम फिर सर उठाकर बोलने लगा। तारिक रोड के फ्लैट से ख्वाजा सरा की लाश मिली है। कायदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि डिफेंस फेज 6 में एक मुलजिम गाड़ी का साउंड सिस्टम चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। शहर कायद में जराइम फिर बढ़ने लगे। तारिक रोड लिबर्टी सिग्नल के करीब फ्लैट से ख्वाजा सरा की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक एनी को छुरी के वार करके कत्ल किया गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जहां हम लोग सोचते थे कि क्राइम ख़त्म हो गए और हम लोग अभी सुकून से सांस ले रहे हैं, वहीं क्राइम में इजाफा हो रहा है। खुदारा कुछ इस चीज़ का नोटिस ले। कायदाबाद में जाती दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। गुलशन हदीद में 4 मुल्जिमान ने ट्रांसपोर्टर्स के दफ्तर का सफाया कर दिया। एक ने पुलिस कैप पहन रखी थी। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए भाभी को कत्ल करने वाले मुलजिम समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब डिफेंस फेज 6 में 2 मुलजिमान गाड़ी का ऑडियो सिस्टम चोरी कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। मुलजिमान ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार और साथ ही फरार हो गया। मुलजिमान बदक कमर्शियल में भी वारदात कर चुके थे। कराची में तारिक रोड के करीब फ्लैट से मिलने वाली लाश ख्वाजा सरा की नहीं थी। मकतूल शब्बीर बच्चों का पेट पालने के लिए ख्वाजा सरा बनकर रह रहा था। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे साउद बिन मुर्तजा। साउद, बताइएगा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ तारिक रोड के एक फ्लैट से एक तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी ख्वाजा सरा की। ये तस्दीक हुई है कि शब्बीर नामी एक शख्स था जो कि रोज़गार कमाने के लिए ख्वाजा सरा बना था और उसके बाद उसको छुरियों के वार से कत्ल कर दिया गया। हम लोग इस वक्त ईदी सर्द खाने के बाहर मौजूद हैं, जहाँ उसकी मैयत यहाँ पर वर्सा लेने के लिए आए। यहाँ से पंजाब मुंतकिल की जाएगी। उसके एक रिश्ते के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेता हूँ। सर, ये पैदाइशी ख्वाजा सरा नहीं था, शादी हुई थी। शादी के बाद बेरोज़गारी की वजह से इसने ख्वाजा सरा का रूप धार लिया था। हालांकि वो उसके 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। घर पे रोजी कमा के देते थे। कितने अरसे से ये काम कर रहे थे कराची? तकरीबन 10 साल तक। तो मालूम हो सका कत्ल हुआ किस तरह, क्या वाक़या था कि आप लोगों ने मुकदमा कराया? जी, मुकदमा किया फिरोजाबाद थाने में, FIR दर्ज है। अभी हम लेके जा रहे हैं इस मैयत को, वापस आएंगे, केस करेंगे किसी के खिलाफ। बिल्कुल, ये इनके रिश्तेदार हैं, इनका कहना है इस वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफ़ा के तहत फिरोजाबाद थाने में किसी के चचाजाद भाई अल्लाह वजाया की मद्दियत में दर्ज कर लिया गया और पुलिस हुकाम का कहना है कि इस हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया साउद। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की रिहायशी खातून सना को इसके मेके वालों ने ब्लॉक 10 चिश्ती नगर में नंद के घर से बाजियाब करा दिया। खातून ने शौहर के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है समा के नुमाइंदे सलमान अहमद ने, आपको दिखाते हैं। शौहर का तशद्दुद बर्दाश्त करने वाली सना का सब्र जवाब दे गया। सना ने शौहर रिजवान मारूफ के खिलाफ गुलिस्तान जौहर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। खातून का कहना था कि 7 माह कबल रिजवान मारूफ से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि रिजवान की तीसरी शादी है। दूसरी बीवी से 2 बच्चे भी हैं। रिजवान ने शादी के 1 माह बाद से ही उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया था। मुझे काटता था, मारता था, यहाँ पूरे पे मारा है, पीठ पे, कमर पे, ये जलाता था, सब कुछ इधर भी, और गला दबा देता था रुपट्टे से, ऐसा मारता था बहुत बुरी तरह। मुतासरा खातून के बहनोई के मुताबिक मुलजिम रिजवान जुनूनी लगता है। ये एक पूरा ग्रुप है पूरा इनका, इसमें इसके बहनोई भी हैं शामिल हैं, इसमें ये खुद शामिल है, इसका एक छोटा भाई है। शादियाँ ये करता है और तशद्दुद मिल के करते हैं। पहले ये करता है और फिर कहता है भाइयों का आप भी तशद्दुद करें। पुलिस ने सना का मेडिकल करवाया और मुलजिम रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।
پسند کی شادی کرنے والی 9 مسلم بہنیں شوہروں کے ساتھ آبائی شہر گھوٹکی پہنچ گئی۔ دونوں جوڑے درگاہ عالیہ چونڈی شریف حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ آسیہ نے صفدر اور شازیہ نے برکت ملک سے 24 روز پہلے پنجاب کے علاقے خانپور میں پسند کی شادی کی تھی۔ بھائی شمنداز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ عدالت نے سماعت کے بعد جوڑوں کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دی تھی۔ شادی کے بعد دونوں بہنیں پہلی بار شوہروں کے ساتھ گھوٹکی پہنچی تھی۔ ٹھٹھا میں پولیس نے دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی۔ جنگ شاہی ریلوے اسٹیشن پر ٹریک پر لگا بم ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایک مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے جس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ زہیر علی سی پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھٹھا میں تقریب کاری کی کوشش ناکام۔ جنگ شاہی سے 3 کلومیٹر دور ریلوے ٹریک پر بم کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور BDS کی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ کچھ مشکوک افراد کو حراست میں لیا، جس میں ایک جو مشکوک بندہ ہے وہ دوسرے صوبے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے قبضے سے کچھ چیزیں ایسی برآمد ہوئی ہیں جس سے اس کو مزید انٹروگیشن کے لیے ہم نے منتقل کیا ہے۔ اسکواڈ نے 500 گرام وزنی بم کو ناکارہ بنا دیا۔ 10 منٹ بعد ادھر سے شالیمار ایکسپریس گزرنے والی تھی اور یہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس تھا، لازمی تھے اس کا جو آپریٹر تھا ادھر ہی کہیں تھا۔ پولیس نے 3 گھنٹے کے سرچ آپریشن کے بعد ٹریک کو کلیئر قرار دے کر ٹرینوں کے لیے کھول دیا۔ زبیر علی سما، ٹھٹھا۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ انسداد دہشت گردی حکام کے مطابق حملہ آور کے جسمانی اعضاء DNA کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ CTD حکام کے مطابق خودکش حملہ اور آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جا رہی ہے۔ ہزار گنجی میں جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی کی جائے گی۔ گزشتہ جمعے کو ہزار گنجی خودکش حملے میں 19 جاں بحق ہوئے تھے جبکہ 40 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ آپ کو بتائیں کوئٹہ میں خودکش دھماکے کے خلاف ہزارہ برادری کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ سما کے نمائندے محمد عاطف سے جانتے ہیں۔ عاطف، دھرنے والوں کے مطالبات کیا ہیں؟ جی بالکل، 12 اپریل کو کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں ہونے والے خودکش دھماکے کے خلاف ہزارہ برادری کا دھرنا مغربی بائی پاس پر تیسرے روز بھی جاری ہے۔ اس دھرنے میں مرد، خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ دھرنے کے شرکا نے ساری رات جو ہے ٹینٹ جو یہاں پہ خیمہ بستی ایک قائم کی گئی ہے اس میں ساری رات گزاری۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود کوئٹہ آئیں اور ان کو یقین دلائیں کہ آئندہ ان کے خلاف جو ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے، تب ہی وہ اپنا یہ دھرنا ختم کریں گے۔ جی محمد عاطف، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتی مہنگائی نے ناشتے پر بھی وار کر دیا۔ کراچی میں ڈبل روٹی اور بن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بڑے سائز کی ڈبل روٹی کی قیمت 81 سے بڑھا کر 90 روپے کر دی گئی ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کو اب ناشتہ بھی مہنگا پڑے گا کیونکہ ڈبل روٹی اور بن کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ کراچی بریڈ ایسوسی ایشن کے مطابق بڑے سائز کی ڈبل روٹی کی قیمت 81 روپے سے بڑھ کر 90 روپے پر پہنچ گئی۔ درمیانے سائز کی ڈبل روٹی 7 روپے مہنگی جبکہ چھوٹے سائز کی ڈبل روٹی اب 50 روپے میں ملے گی۔ تبدیلی کا بیڑا غرق کر دیا پورا عوام کا، ہر چیز کا، ہر بندہ پریشان ہے۔ خوشی سے ووٹ دیا تھا ہم نے یہ سوچ کے کہ حالات بدل جائیں گے، ملک کا جسے کہتے ہیں تبدیلی آئے گی، اور ایسی تبدیلی آئے گی ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ ہم بہت پچھتا رہے ہیں اس تبدیلی پہ۔ غریب عوام کے ساتھ بہت ظلم ہے، ڈبل روٹی پہ بھی پیسے بڑھا دیے، بندہ کھائے تو کیا کھائے۔ عوام نے حکومت سے کھانے پینے کی اشیاء پر سبسڈی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈبل روٹی اور بن کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس کرایا جائے۔ صرف ڈبل روٹی اور بن ہی مہنگے نہیں ہوئے جناب، دیگر بیکری آئٹمز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سما کے نمائندے خورشید عالم فیلڈ پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خورشید، کون سی اشیاء ہیں جن کے دام بڑھے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد وہی ہوا جو عام طور پر اس سے پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ اب بیکری کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ کراچی بریڈ ایسوسی ایشن نے ایک نرخ نامہ جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں جو ہیں ڈبل روٹی کی اس میں کم سے کم جو اضافہ ہوا ہے 5 روپے اور زیادہ سے زیادہ 9 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
मिसाल के तौर पर ये जो डबल रोटी आपके सामने नज़र आ रही है, इसकी कीमत पहले 30 रुपये थी, ये मीठी थी और ये फीकी है, इसकी कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ। इसी तरह ये 55 की डबल रोटी थी जो अब 60 की हो गई है, और ये 70 की थी जिसकी कीमत 80 रुपये कर दी गई है। और जो बन का ये जो पापे का पैकेट है ये 50 का था, इसमें भी 5 रुपये का इजाफा हुआ और ये 55 का हो चुका है। कराची ब्रेड एसोसिएशन ने जो अपना निर्खनामा जारी किया उस पर ये उन्होंने वजाहत कर दी है कि जी चूँकि खाम माल की अशिया में इजाफा हुआ उनकी कीमतों में, लिहाजा वो कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। ताहम दूध फरोशों की तरह इन्होंने जो इजाफा किया है उसकी सरकारी सतह पर अभी तक मंजूरी नहीं ली गई है, लेकिन निर्खनामा उन्होंने जारी कर दिया है जिस पर 14 तारीख से अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी, यानी सिर्फ नाश्ता ही महंगा नहीं, अगर मेहमान आए तो उनके लिए रिफ्रेशमेंट आइटम्स भी रखें, वो भी महंगे। खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में मुर्गी की कीमतों में भी पर लग चुके हैं। एक दिन में 15 रुपये इजाफे के बाद डबल सेंचुरी कर ली गई है। महंगाई पर ताजिर क्या कह रहे हैं, नुमाइंदे समा अब्दुर्रहमान से जानते हैं। जी, रमज़ान अभी आया नहीं, 20 रोज़ बाकी हैं, लेकिन महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। इस वक्त हम मुर्गी मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पर मुर्गी की कीमत जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है। इस वक्त 201 रुपये फ़ी किलो बिक रही है, जबकि जो मकामी जो ताजिर हैं उनका ये कहना है कि पंजाब से उनको महंगी मुर्गी मिल रही है और वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और अपना मुनाफा शामिल करके ये कीमत लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक तरफ अगर मुर्गी की कीमतें बढ़ी हैं तो दूसरी तरफ दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ी हैं, ख़ुसूसन जो चूज़ा है उसकी कीमत भी बढ़ी है, उसकी खुराक भी बढ़ी है। तो यही वजह है कि इसके रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया गया कि अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो मुर्गी की कीमत जो है रमज़ान में 220 तक चली जाएगी। जो आम सारिफीन हैं वो भी हुकूमत से यही डिमांड कर रहे हैं कि वो इस पर चेक रखे ताकि वो अशिया खुर्दनोश जो है कम कीमत और अर्जा ले सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कीमतों को तो ब्रेक नहीं लग रहा है, लेकिन बुलेटिन में यहाँ हम शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए हमारे साथ। 21 अप्रैल को चीन का 3 रोजा दौरा 25 अप्रैल से होगा। बीजिंग में वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड फोरम के दूसरे इजलास में शिरकत करेंगे। फोरम में 100 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान और मंदोबीन शरीक होंगे। दौरा चीन में इमरान खान की चीनी सदर और वजीर-ए-आज़म के साथ 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। सीपैक, तजारत, मुआशी ताउन और इलाकाई उमूर समेत 2 तरफा दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बात होगी। दौरा चीन से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 21 अप्रैल को तेहरान पहुंचेंगे। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनई और सदर हसन रूहानी से मुलाकातें तय। उम्मत मुसलमान को दरपेश चैलेंजेस, मिली इत्तेहाद और यगानगत, इलाकाई और 2 तरफा उमूर पर बात होगी। ईरान में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पहले ही भेज चुके हैं। पेशावर BRT के स्टेशन में गैस पाइपलाइन गुजरने की तस्वीर के बाद लाहौर के मेट्रो स्टेशन से गुजरती पाइपलाइन भी सामने आ गई। बड़े मंसूबों में बड़ी गलतियां, मेट्रो स्टेशन से गुजरती गैस पाइपलाइन। ये मनाजिर हैं लाहौर में मुजंग मेट्रो स्टेशन के, जहां रोजाना मेट्रो बस के हजारों मुसाफिरों का सफर होता है। एन इसी जगह पर मौजूद है एक खतरनाक पाइपलाइन, लेकिन कई सालों से सफर करने वाले लोग इससे बेखबर थे। पेशावर में BRT मंसूबे के रास्ते में बिछी गैस पाइपलाइन का इंकशाफ हुआ तो लाहौरियों ने भी मेट्रो स्टेशन से गुजरने वाली पाइपलाइन के बारे में तहकीक की ठानी। खोज लगाने पर पता चला कि ये गैस पाइपलाइन है जो इंसानी जानों के लिए खतरा साबित हो सकती है। अल्लाह ना करे इससे कुछ हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आते जाते हैं लोग, कोई नुकसान हो सकता है, इस वजह से ये नहीं होनी चाहिए। जहाँ से गुजर है हर बंदे का आने जाने का गुजर है, कुछ भी हादसा हो सकता है। लाहौरियों का मुतालबा है कि ऐसी मंसूबा बंदियों में मुलव्विस जिम्मेदारान को सजा दी जानी चाहिए ताकि इंसानी जिंदगी का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर पुलिस मोबाइल उलट गई। हादसे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। शहबाज खान की रिपोर्ट। शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसा। फैसलाबाद रोड पर थाना गुलबर्ग लाहौर की पुलिस वैन तेज रफ्तारी के बायस टायर फटने से उलट गई। ये रेड करके आ रहे थे फैसलाबाद और रैये से, हमारे इश्तिहारी था उसे पकड़ के ला रहे थे। जब ये यहाँ पिखी पहुँचे हैं टायर ब्रस्ट हुआ है और उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ।
रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में जख्मी होने वाले मुल्जिम और अहलकारों को ज्यादा हालत बिगड़ने पर लाहौर रेफर कर दिया गया। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। करता चलूं कि इस्लाम के अंदर जो मैंने सीखा और जो आपने सीखा, जो अमन सीखा, जो सलामती सीखी, जो मोहब्बत सीखी, इसको गलत तरीके से समझकर दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाई गई, इस वक्त पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहां पाकिस्तान ने इतने सारे महाजरीन के ज़रिए दुनिया को दिखाया कि दिल क्या होता है, दिल बड़ा करो, इंसानी हमदर्दी क्या होती है। उस तरह से पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला भी किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है कि दुनिया हमसे सीख सकती है। और हमारी फ़ौज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा किया, और दुनिया को, इस फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि दहशतगर्दी और इस्लाम के गलत इंटरप्रिटेशन को भी हमारी फ़ौज ने और हमारे मुल्क ने 70,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर, शहादतें देकर इस अमन को हासिल किया है। इसके साथ साथ फिर दुनिया के लिए क्या इल्म हो सकता है, और मैं सिर्फ ये बयान कर सकता हूँ, आप तो उलमा बैठे हैं, आपको मुझसे कहीं ज़्यादा मालूम है, मगर मैं सिर्फ ये बात कर सकता हूँ कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर कुछ वाक़यात के एतबार से बहुत कुछ सीखा। मुझे ये मालूम है कि ताइफ के अंदर जब लोगों को उनके ऊपर छोड़ दिया गया और वो लहू लहान हुए, तो फरिश्ता आया, फरिश्ते ने कहा कि आप हुक्म दे तो मैं 2 पहाड़ों को यूँ मिलाकर इनको अल्लाह के हुक्म से ख़त्म कर दूँ। तो मेरे नबी ने रहमदिली का मुजाहरा किया, रहमतुल आलमीन तो थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ करेगा, ये नहीं मुसलमान होंगे तो इनके बच्चे मुसलमान होंगे। ये है मेरा नबी। फिर मैं ये भी जानता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, एक यहूदी आया जो नौ मुस्लिम था, उसके साथ कुछ खजूरों के एतबार से कुछ उनका बयानिया हुआ कि भाई इस दिन तुमको मिल जाएंगी, तो वो रास्ते में मिला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है पाकिस्तान ने कामयाबी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल से पहले ही फिटनेस टेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं। सरफराज अहमद, हसन अली, हसनैन ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। इसी पर अपडेट हासिल करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शुएब जट। शुएब, बताइएगा कब तक फिटनेस टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिटनेस टेस्ट तो कल से शुरू होना था, 2 दिन में फिटनेस टेस्ट होने थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने खामोशी से जो है वो खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं। जो फिटनेस टेस्ट पास कर रहा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जो रह रहा है उसको प्रिपरेशन टेस्ट के नाम पे दोबारा जो है वो टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा। तो जैसे कि मोहम्मद नवाज है, उन्होंने कल फिटनेस टेस्ट दिया था, 17.5 उनके पॉइंट थे। हसन अली जो फास्ट बॉलर हैं, सबसे ज्यादा 19 पॉइंट से लेकर नंबर 1 है। सरफराज अहमद कप्तान 17.5 पॉइंट्स उन्होंने भी लिए, क्योंकि 17.4 पासिंग मार्क्स थे, वो भी आगे चले गए। इमाद वसीम जो है उन्होंने 15 पॉइंट लिए हैं, इस वजह से उनके टेस्ट को प्रिपरेशन टेस्ट का नाम दिया गया। मुकम्मल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया शुएब जट, आपने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रुनुमाई आज कराची में होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर जारी। इस्लामाबाद में जलवा दिखाने के बाद ट्रॉफी लाहौर पहुंची तो शायकीन को यकीन था इंग्लैंड 2009 की तरह 2019 भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशकिस्मत साबित होगा। इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान जीतेगा, इंग्लैंड में तो जरूर लाजमी जीतेगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया, इंशाल्लाह उस तरह परफॉर्म करेगी पाकिस्तान, और ट्रॉफी ये पाकिस्तान में जरूर आएगी इंशाल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ में आएगी। अब कराची की बारी है। आज परस्तार मकामी शॉपिंग मॉल में चमचमाती ट्रॉफी का दीदार कर सकेंगे। शाम को पोर्ट ग्रैंड में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।